क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी P4 जो आपका ATP है उसमें भी तकरीबन 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। ठीक, डिफॉर्मेशन इज चेंज इन द शेप, साइज एंड द वॉल्यूम। किसी भी तरह से, किसी भी डायमेंशन से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में या वॉल्यूम में या शेप में चेंज आ जाए तो जनरली वी कॉल इट एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, हम जनरली इसको क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब वो डिफॉर्मेशन हमारे पास किस तरह से आई आपको समझाते हैं। As well, so that change, as soon as you remove the force, that change also vanishes। जैसे ही आप अपनी वो फोर्स रिमूव करें, ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर या अपनी शेप में वापस से आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे रबर बैंड, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन रबर बैंड, क्या होता है? रबर बैंड तो बहुत छोटा सा आपको यूं दिख रहा होगा राउंड शेप में, बट व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन दैट रबर बैंड तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन लेंथ। But as soon as you remove the force from the rubber band, it returns to its original shape again। स्प्रिंग में भी ऐसे होता है, टिक टैक पेन वाले में, बॉल पेन में भी ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा, अगर फोर्स लिखा है या स्ट्रेस लिखा है, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम। ठीक है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है दैट्स अ टेम्परेरी चेंज, दैट इज अ टेम्परेरी चेंज। फिर आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक मींस परमानेंट चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि परमानेंट होगा और कुछ भी करके कि वो वापस ऑब्जेक्ट अपनी शक्ल में अपनी जगह पर नहीं आ सकती, ना ही आएगी। ठीक है, नहीं आ सकती और ना ही आएगी। अब मजीद आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कैसे है भाई। ये ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल द स्प्रिंग वॉज केपेबल टू bear a force of 10 newtons, लेकिन I applied a force of 100 newtons on the spring, what will happen? It will break, है ना? The spring will break। या फिर अगर वो ब्रेक नहीं भी होगा तो उसकी लेंथ जरा ज्यादा ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। सो अब ये ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मतलब, इसका मतलब हमने इस पर एफिशिएंसी से ज्यादा फोर्स अप्लाई की। एंड व्हेन वी अप्लाई फोर्स मोर देन द कैपेसिटी और द एफिशिएंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, so automatically there will be observed a permanent change, and that permanent change is said to be the plastic deformation। गर्ल्स ना वो बालों को बांधने के लिए यूज करती हैं इलास्टिक, उसका भी यही होता है, जब वो जरा सा खिंच जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है ना? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। स्प्रिंग को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा खींचता है, तो if the applied force is beyond the capacity of the object, then the occurred change or a change in the shape of the object will be permanent। ठीक है, that is means it will not return to its original shape again। तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली क्या अप्लाई कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग स्ट्रेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब क्लियर है? पता है इसको टेंशन क्यों नहीं कह सकते? जब तक स्प्रिंग की बात ना हो। बेटा टेंशन एक ऐसी फोर्स है मुवाहिद बेटे, which applies on the object from two different positions। मतलब जैसे मैं एक स्प्रिंग ऐसे हैंग करता हूँ, तो the top is the fixed, that is it is pulled upwards, but due to gravity it is also, but due to the gravity it is also directed towards the ground, है ना? which indicates that, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी फोर्स जिसमें दो तरह से या दो डायरेक्शंस में फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, दैट इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, सही हो गया? ठीक है, इज दैट क्लियर?
आप आते हैं थोड़ा सा आगे, अब आगे आते Sir, हैं। tension is the internal force. No, it's not internal. It's applied on the object from two different directions. It is applied on the object from two different directions. Is it making sense? ठीक है. For example, लेकिन ना ये एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगी फोर्स. टेंशन वो फोर्स है जो एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगी, लेकिन वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होगी. कैसे होगी? लेट मी टेल यू. अभी आएगी ये चीज, टेंशन वाली बात अभी आएगी हमारे पास. ठीक है. तो रॉबर्ट हुक वाज द फिजिसिस्ट हु proposed the concept of the Hooke's law. उनके नाम पर ही है आज तक ये Hooke's law. What was the law? Force is directly proportional to the extension. Force is directly proportional to the extension. इसका मतलब क्या हुआ? Force is directly proportional to the extension. कुछ ऐसे. Directly का साइन आपको ऑलरेडी पता, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है. When we remove the sign of the directly proportional, so we have to add some constant. Here the constant is K, which is said to be the spring constant. Okay, which is said to be the spring constant, and that is your K. So we remove the sign of directly, put the sign of equals to by keeping a spring constant as well. So which is equals to F is equals to Kx. यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए. Force मतलब stress, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए K आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू दी एक्सटेंशन. एक्सटेंशन को आप X कहें, E कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, ये थोड़ा सा वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जिनको आप क्या पता आपको परेशान करें थोड़ा सा, और वो क्या है? दीज आर द वेट, स्ट्रेस, लोड और फोर्स. सबके सब इक्वल हैं, तो सब्जेक्ट वोकैबुलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सब्जेक्ट वोकैबुलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता. वेट हो या स्ट्रेस हो या लोड हो या फोर्स हो, all of these things are same here. हम लोड इस्तेमाल करेंगे when we are talking about the springs. हम स्ट्रेस इस्तेमाल करेंगे when we are talking about the press. हम किसी को दबाने के लिए, ठीक है, खींचने के लिए लोड यूज होगा. एक्सटेंड करने के लिए weight, you already know it's again a force due to the gravity. All of them have same SI unit which is Newton. So of course all of these are the forces. ठीक है. अब यहाँ आते हैं, अब जरा तवज्जो देते हैं, थोड़ी सी काम थोड़ा सा अलग शुरू होने वाला है. ठीक है, जरा तवज्जो लेंगे यहाँ पर. आई हैड अ फिक्स सपोर्ट एट द टॉप. ये रेड कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये फिक्स सपोर्ट है मेरी. ठीक है. एंड व्हाट वी आर डूइंग, बल्कि आपको और जरा क्लियर करते हैं इंशाल्लाह. और हमने क्या किया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हाँ, टेंशन इज इन स्प्रिंग. एग्जैक्टली ये वहीं आ रहे हैं हम. बेटा यू आर एब्सोल्युटली राइट मोहित बेटे. तो हमने क्या किया, हमने पहले ऐसे ना स्प्रिंग को हैंग कर दिया. ये मेरा जनरल कंडीशन में विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी फोर्स. यहाँ कोई लोड भी अटैच नहीं किया हुआ, लोड भी एम्प्टी है. ठीक है. एंड देन आई मेजर्ड इट्स लेंथ, क्योंकि कभी कभी पेपर 4 में आपको इसकी लेंथ मेजर करने को मिलती है. तो मैंने कैसे मेजर की हुई लेंथ, आप मेरी ये ब्लू लाइन देख लीजिएगा. मैंने क्या किया हुआ है इसको, ये लेंथ मैंने यहाँ से यहाँ तक की स्प्रिंग के स्टार्ट से लेके स्प्रिंग के एंड तक की लेंथ मेजर कर ली. एंड व्हाट डिड आई कंक्लूड, आई गॉट 3.5 सेंटीमीटर्स. और मैंने उसको LO का नाम दिया. दिस L नॉट, बेसिकली इट इज कॉल्ड L नॉट. एंड जनरली L नॉट मींस द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. व्हाट इज द L नॉट? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ठीक हो गया. ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मतलब 3.5 सेंटीमीटर की मेरे पास आ गई. सही है. देन व्हाट्स नेक्स्ट, I suspended a mass of 500 grams at the bottom of the string. और उसके सस्पेंशन के बाद what did I notice? There's a certain change in its length. मैं दोबारा मेजर की लेंथ, और अब मुझे लेंथ कितनी मिली है. स्केल रखेंगे, कैसे स्केल रखेंगे हम, स्केल कैसे रखेंगे ये भी देख लीजिए, पेपर 4 में आता है अक्सर. तो आपने देख लिया स्प्रिंग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. ठीक है. और वहां तक की लेंथ आपने ये 0 रख के मेजर कर लिया. अभी पता नहीं कितनी आ रही है, ये मैंने पहले कभी मेजर की थी तब मेरे पास उस वक्त एग्जैक्टली 4.7 आए थे. अभी तो खैर 4.2 आ रही है. ठीक है, 4.7, क्योंकि इसका साइज पीडीएफ का छोटा बड़ा होता है ना, उस वजह से भी आ रहा है. तो हमने भी फर्स्ट किया कि 4.7 आ रही है, अपनी डेटा को चेंज नहीं करता है. तो ओरिजिनल लेंथ वाज 3.5 and after the suspension of 500 gram of the mass at the bottom of the spring, there is the extension of the spring which is, and now I got the new length as 4.7 centimeters. So the length changed
due to the suspension of the mass at the bottom of the spring is because of the tension in the spring. क्या है ये spring में tension? ये change in the height आई है, that is called the tension in the spring. कि spring ऊपर से hang था और इसको नीचे की तरफ खींच लिया. तो दो तरह की forces एक ही object पर apply है. When two objects apply on an object, when two forces apply on an object in the opposite directions, then the change it is due to the tension in the spring, and that's how we observe the change occurred. The change occurred in the length of the spring. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले एक मार्क का क्वेश्चन आता है टू कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. क्या करने के लिए? कैलकुलेट द एक्सटेंशन. उसके लिए बेटा यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. बड़ा ही आसान सा है. L represents the new length, ये मिली हमें 4.7. L naught represents the original length, which is 3.5 centimeters, and we're gonna calculate the extension. So L is equals to L naught plus E. जाहिर सी बात है, the new length will always be obtained by the combination of original and the extension. So yeah, the new length 4.7, original was 3.5. By subtracting onto it on the left hand side, I got 1.2 centimeters XD extension. तो ये एक नंबर का है. दो नंबर का कभी-कभी पार्ट होता है. कभी-कभी ग्राफ से भी इसकी वैल्यूज को फैच करना होता है. And I don't think it's difficult for for you people to understand. फिर भी कुछ मुश्किल रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. फिर भी कुछ मुश्किल रहेगा तो मुझसे बिना झिझक जब चाहे पूछ सकते हैं. मजीद आगे बढ़ेंगे इसमें बेटा. जब ऐसा मजीद आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और मिलेगी. अब ये क्या था? It was the mass. We must be able to convert our mass to the volume. Lazmi, sorry, mass to the weight. Lazmi, hamesha. We must be able to convert this mass to the weight. इंतहाई आसान काम है ना. W is equals to mg लगाते हैं. Mass मेरा है 500 grams. We can never put the value in the gram because the SI unit for the mass is kilograms. तो हम convert कर लेंगे. जिसको ये कन्वर्जन नहीं आती वो ये वाला काम देख ले. मैं दोबारा कर देता हूँ. कन्वर्जन में अगर प्रॉब्लम है तो देख लीजिए. क्या कर रहे हैं हम? I know that 1 kg is always equals to 1000 grams. I have how many grams? I have 500 grams, and now I do not know what amount of x will be in kg. क्या किया हमने? Vertically unit same रखते हैं हम. किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम. And then what do? We cross multiply these values. By the cross multiplication we got 0.5 into kilograms. आप करके देख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें. इतनी क्या मिल गया हमें? I got 0.5 kg, which is equals to 500 grams. Cross multiply करेंगे आपको इजीली काम मिल जाएगा. Okay. So I know that it is 0.5 kg. तो आप या तो ये काम कर लें. अगर कन्वर्जन मेरा मैथमेटिक्स वाला काम याद हो, जो स्टूडेंट्स हुआ टेकिंग माय मैथ्स क्लास, दे ऑलरेडी नो मैंने ये काम कैसे किया है. कि जब व्हेन वी मूव फॉरवर्ड तो वी डिवाइड द वैल्यू. तो डिवाइड कर दिया हमने ताकि डायरेक्ट कन्वर्ट कर लें. अदरवाइज आप ये वाला काम कर लें. दोनों ही बिल्कुल ठीक है. किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपको आसान लगता है दैट यू कैन अडॉप्ट. ठीक है. मजीद आगे बढ़ेंगे. इवन फर्दर, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव नाउ. वी आर गोइंग टू हैव the weight is 4.9. मेरे पास आ गया ना मल्टीप्लाई करके, है ना. मुझे वेट भी मिल गया और इसमें कोई भी ऐसी चीज अभी नहीं आ रही मेरे पास जिसको देख के मुझे परेशानी हो. क्यों भाई परेशानी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आसान काम है. मुझे वेट मिल गई मतलब फोर्स मिल गई, और अगर वेट या फोर्स मिल गया मतलब लोड या स्ट्रेस भी मिल गया. मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है. आसान काम हो गया यहाँ तक. अब इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट आर आस्किंग यू? क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं a question is there to calculate the spring constant. To calculate the spring constant. इंतहाई आसान काम है. स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल क्या था? K. तो we need to measure the K. Do we know F? क्या मुझे फोर्स पता है? अभी भी कैलकुलेट की थी, कितनी थी? 4.9. और डू वी नो द एक्सटेंशन? एक्स पता होना चाहिए. कितनी एक्सटेंशन आई थी बेटा? 1.2. स्प्रिंग तो चेंज नहीं हो रहा है ना.
By the time we have the same spring, the values of the force or the K or the extension will remain same. Whatever we have achieved, video directly proportional होंगे ना. Extension is 1.2, force is 4.9. We substituted both of these values in the correct formula for the Hooke's law. You can see that जैसे इसको हमने substitute किया, जैसे ही हमने इसको substitute किया, हमें easily अपनी value मिल जाएगी. कैसे मिल जाएगी बेटा? इंतहाई आसान काम. That 4.9 divided by 1.2 is equals to the spring constant. The K is the spring constant basically. Using calculator, यही same काम, बच्चों वाला काम सारा आपने खुद करना है. What we are going to do? 4.9 divided by 1.2. What are we getting? 4.083. Question rises here कि सर क्या हम इसको two significant figures में लिखेंगे? तो बेटा अगर ये फाइनल आंसर है आपके किसी एक क्वेश्चन के पार्ट का, वो अभी हमजा आएगा. अभी अगर ये किसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है तो ये हम एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर में. ठीक है, लेट्स सपोज ये भाई ए पार्ट है, तो ए पार्ट का आंसर आप ये एक्यूरेट वैल्यू लिखने के बाद राउंड ऑफ भी लिखेंगे आंसर स्पेस में. ठीक है, आंसर स्पेस में आप इसको राउंड ऑफ करके लाजमी लिखेंगे. यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना. अब बढ़ते हैं मजीद आगे. what will be the extension in this spring if the load of 2.3 newtons is suspended? सवाल पर गौर किया? क्या कह रहे हैं वो? मैं कुछ चीजें यहाँ से रिमूव करता हूँ, एक सेकेंड. What are they asking us to calculate? They are asking us to calculate that what will be the extension. Extension को x बोले या e बोले हमें नहीं पता, ये मेरी डैश सेंटीमीटर्स है, मुझे ये पता नहीं है ना भाई. x भी कहते हैं e भी कहते हैं, इट डिपेंड्स. आप कोई भी सिंबल यूज करना है, भले पूरा कोई सिंबल याद ना हो तो पूरी क्वांटिटी का नाम लिखना है. यहाँ x का हुआ तो हम x लिख दें भले. Sir, it is the same spring. जी बेटा, स्प्रिंग अभी तक चेंज नहीं हुआ, ना ही होता है किसी भी एक क्वेश्चन में जब तक कि वो खुद ना बताएं कि दो स्प्रिंग है, तब तक आपने कोई चेंज खुद से नहीं करना. सही है. कह रहे हैं इस पर जो लोड है ना, मतलब फोर्स अप्लाई हो रही है, वो है 2.3 न्यूटन. सब्जेक्ट वोकैबुलरी हमें ऑलरेडी पता है. इफ दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द लोड, तो इट मींस लोड का मतलब क्या है? फोर्स. ठीक है, 2.3 न्यूटन एंड इज सस्पेंडेड. इफ द स्प्रिंग इज सेम, द वैल्यू ऑफ द के विल रिमेन सेम, राइट? है ना भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा, स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ. और वो क्या थी? इट वाज 4.083. so we're going to write 4.083 न्यूटन पर सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा जी. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए, इंतहाई आसान काम है. I'm going to write my formula, which is F is equals to K times X. I need to calculate the extension by keeping the force as 2.3. उन्होंने हमें 2.3 न्यूटन फोर्स दे दिया कि हमने इतना लोड सस्पेंड किया स्प्रिंग से. We already know the correct value of the K, and I do not know the extension, which is X. Obviously, it's going to divide with the 2.3, so we're going to write 4.083 is equals to the X, means the extension. Once we are going to divide that, so we're going to use the calculator for that. So 2.3 divided by the 4.083333 जो भी था, क्या आ गया? 0.563. अगर हम 3 रिमूव भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही सेम है. हाँ, 3 हट जाएगा तो क्या पता कुछ आ जाए, वो भी नहीं आ रहा. तो आप सही फॉर्म में लिखें, पूरी वैल्यू लिखें, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर. सो इट इज 0.5637254902. इतनी बड़ी वैल्यू हम नहीं लिखते, तो वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ. क्या लिखेंगे हम? 0.563725. अभी एक्यूरेट क्या आ रही है? 0.563725. इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है ना, इससे भी इनफैक्ट इससे भी ज्यादा आ रही है, 4902. तो ये तो हमने लिख लिया एक्यूरेट के भाई ये पूरी वैल्यू इतनी बन रही है. बेवकूफी वाली बात है. यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट मच because we need to write our answer into two significant figures only, and it will be rounded off to 0.56 centimeters. Round off का रूल क्या था? 5 or more, add 1 more, 4 or less, make it rest. क्या कहा मैंने?
वी नीड टू राइट टू सिग्निफिकेंट, तो पहली सिग्निफिकेंट दूसरी सिग्निफिकेंट, अदरवाइज मुझे सब नंबर हटाने पड़ेंगे। सो राइम क्या है, इफ दिस नंबर इज 5 और मोर तो वी विल ऐड 1 मोर। अभी 5 और मोर तो नहीं है, वरना 5 और मोर होता तो हम इसको 0.57 है ना। और इफ इट इज 4 और लेस, अगर ये 4 या छोटा नंबर है तो मेक इट रेस्ट, मतलब खत्म कर देंगे इसको, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। ठीक है, इजी हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। अभी मजीद एक और क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा आप लोग। हाँ जी, रीड इट। What will be the new length of the spring after the suspension of 2.3 newtons of the load? क्या तो न्यू लेंथ क्या होगी, आपने एक्सटेंशन निकाल ली, आपका स्प्रिंग वही सेम का सेम है, तो न्यू लेंथ क्या होगी? हु इज गोइंग टू कैलकुलेट दैट? हाँ भाई, कोई मेरे साथ कैलकुलेट कर सकता है? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? न्यू लेंथ। व्हाट वाज योर न्यू लेंथ? एल। दे आर आस्किंग फॉर द एल, मतलब न्यू लेंथ। ओके, कितना लोड गिवन है मेरे पास? कह रहे हैं अब आपके पास जो लोड है ना वो है 2.3 न्यूटन। आई गॉट टू नो when I suspended a load of 2.3 newtons, I got the extension. What was my extension? 0.563 या 0.564 कर लें, क्योंकि 3 के बाद 7 था। ठीक है, ये मेरी एक्सटेंशन आई थी। क्योंकि एक बात हमेशा रखिएगा, एक बात हमेशा रखिएगा, when we substitute the value, जैसे हम एक्सटेंशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हम इसकी ना ये राउंड ऑफ वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे, या तो आप ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू यूज करेंगे, अदरवाइज कम से कम इसको 3 सिग्निफिकेंट तक तो ले ही लें। राउंड ऑफ वाली वैल्यू यूज नहीं करनी। दोबारा बता रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में प्रीवियस वैल्यू को अगर यूज करेंगे तो राउंड ऑफ वाली वैल्यू यूज नहीं करनी, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, एक्सेलेंट मेरा बेटा मुवाहिद एंड हमजा, साउंड्स गुड। द न्यू लेंथ प्लस एक्सटेंशन, तो वी नीड एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ वाज 3.5, कैसे पता हमें? ऊपर जाएंगे, ये रही ओरिजिनल लेंथ वाज 3.5, ओरिजिनल लेंथ तो चेंज नहीं होती भाई, है ना। और एक्सटेंशन हमारे पास अभी भी आ चुकी है, 3.5 प्लस 0.564, we're going to add these two values, so 3.5 plus 0.564, what are we getting? 4.064, 4.064। और ऑब्वियस सी बात है, ये आपका किसी पार्ट का फाइनल आंसर होगा, तो आपने एक्यूरेट आंसर लिखने के बाद इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ भी करना है और बताना भी है कि ये 2 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ हुआ है। सही, ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यूज भी तो क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट में है, जितनी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होती है ना उतनी ही सिग्निफिकेंट आंसर में होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक इन सब चीजों की कैलकुलेशन में अगर कोई चीज किसी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ लें जल्दी से प्लीज। If you are unable to understand any of the thing that you have not understood yet, please let me know. Shabash. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाए। सब बच्चों को समझ में आ गया? हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, वी हैव अलीजा, फरीहा, हमजा, मुवाहिद एंड वानिया। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम इससे ग्राफ की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You already know that the graph of the Hooke's law will always be directly proportional. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम काइनेमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेट लाइन मतलब ये मेरा y एक्सेस और ये मेरा x एक्सेस, और ये y एक्सेस, और इसमें डायरेक्टली की लाइन कैसी होगी बेटा? डायरेक्टली की लाइन बिल्कुल हमेशा ऐसे होगी, स्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ तो ऐसा होगा। अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कुछ नए टाइप का, जरा सुनिएगा मेरी बात बहुत गौर से। What I'm going to do, when the load, ये y एक्सिस पे लोड है एंड y एक्सिस पर मेरी एक्सटेंशन आ रही है।
ठीक है, द स्प्रिंग इन जनरली स्प्रिंग हैज अ 30 सेंटीमीटर लेंथ, इसलिए मैं अभी 30 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से अपना स्प्रिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, so I'm going to start my spring for 30 centimeters. फिर क्या हुआ, when the load was 10 newtons, the length of the spring, बल्कि 20 newtons, when the load was 20 newtons, the length of the spring reached to 60 centimeters. मैंने कहा ठीक है, ये काम हम प्लॉट कर लेते हैं बड़ी बारीक बारीक लाइन से। क्या कहा मैंने, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, when the load was 20 newtons, the length reached to, लेंथ कहाँ पहुंच गई, लेंथ reached to 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ओरिजिन कितनी थी, 0 लोड पर 30 थी, और वो 40 पर आकर आ गई कितनी, 90, सही है, 40 पर कितनी आ गई, 90, बल्कि 90 से भी ऊपर ले जाते हैं, लेट्स सपोज 120 आ गए, या मैं इमेजिनरी वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है, तो ये स्प्रिंग की जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी हमें, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एज यू कैन सी के लाइन तो ऐसे जानी चाहिए थे, है ना, जानी चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन कैसी गई है, समझे ना, ये तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मतलब ये लाइन ऐसे मेरी क्या हो गई, ये मेरी लाइन यहाँ से बैंड हो गई, ये वजह क्या है, ये बैंड क्यों गई, तुमको पता है, अब सुनिए और गौर से, till the 20 centimeters I can easy till the 20 newtons load I can easily see a straight line, है ना, तो यहां तक मेरा स्प्रिंग बिल्कुल सही था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस लोड के एक्सटेंशन में, लेकिन 20 न्यूटन के लोड के बाद क्या हुआ, स्प्रिंग मेरा खराब हो गया, क्या हो गया, खराब, मतलब the spring was unable to bear the load of more than 20 newtons, which is why after the 20 newtons मेरे स्प्रिंग ने ज्यादा लेंथ लेना स्टार्ट कर दी और वो ऐसे बैंड हो गया, जैसे आप देख सकते हैं कि 40 न्यूटन पे तो कहाँ चाहिए था, 90 पर, 90 पर चाहिए था ना, 90 पर निकल कहाँ चले गया वो, 120 पे चले गया, ज्यादा लेंथ मिली, देखो गौर से, शुरू के 20 में हमें मिली सिर्फ 10 सेंटीमीटर लेंथ, और उसके बाद मजीद 20 जब हमने लोड बढ़ा दिया तो 10 की जगह कितनी बढ़ गई, 20 सेंटीमीटर लोड, तो स्प्रिंग हो गया खराब। अच्छा, why it's not plastic deformation, because even if we remove this load, स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें दोनों केसेस हैं, if it is not returning to its original shape again, if it is not returning to its original shape again, so it is plastic, ठीक है बेटा मोहित, और अगर स्प्रिंग गलती से अपनी शेप में वापस आ गया तो इट इज इलास्टिक, डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से, वो क्वेश्चन का सिनेरियो डिपेंड करता है कि हमें कुछ ऐसा दिया है कि नहीं दिया, जनरली ऐसा नहीं आता। हाँ हमजा, आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ मोबाइल बारे में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बताया ना, वो सही है कि जब वापस अपनी जगह पर नहीं आ रहा, परमानेंट डिफॉर्म हो गया, लेकिन कभी कभी परमानेंट डिफॉर्म नहीं भी होता, लोड रिमूव करने के बाद स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आ जाता है, इन दैट केस वो इलास्टिक भी हो सकता है, ठीक है, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक मेरा, कहाँ तक, जहां मैंने हाईलाइट किया इधर तक, यहाँ तक मेरा कौन सा अप्लाई हो रहा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक्सटेंड हो रहा है ना भाई, एक्सटेंड हो रहा है, वापस आ जाएगा, और इस पॉइंट पे तो एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, लाइन ही बैंड हो गई, स्ट्रेट लाइन रही नहीं, तो विच इज वाई इसको मैं कहूंगा कि मेरा ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, खराब हो गया इस पे, यस एग्जैक्टली आफ्टर 20 न्यूटन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आफ्टर 20 न्यूटन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल लेंगे आपसे, ठीक है, इसी स्प्रिंग में चेंज करते हैं, और आवाज आप सुनिएगा, अब स्प्रिंग ना
ये मेरा हो गया 3 पार्ट्स इक्वल इसके, 1 2 3। हाँ ठीक है, तो ये मेरा आ गया 10। भाई क्या हुआ मेरे पास, when the load was 10 Newton, the spring was on 30 centimeters, ठीक है। when the load was 20 newtons, when the load was 20 newtons, बल्कि इसको जीरो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। तो ये 10 आ गया, and when the load was 20 newtons, ठीक है, the spring reached the length of 60 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आ गया, मजीद इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, स्ट्रेट लाइन जा रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। when the load was 30 newtons, the spring reached the length of 90 centimeters। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 पे 90 ये पॉइंट आ रहा है, और मेरी यही स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड हो गई, बिल्कुल सही रीडिंग मुझे मिल गई। बट जैसे ही 30 सेंटीमीटर से उसको 30 न्यूटन से 40 न्यूटन पर लेकर आए, the length reached to 150 सेंटीमीटर। 150 कहाँ होगा, इधर टॉप पे, ठीक है। तो अब 40 पे आके उसकी लेंथ कहाँ पहुंच गई, 150 पर। इज इट अ स्ट्रेट लाइन इवन फर्दर, ऑफ कोर्स नॉट। अब ये लाइन मेरी ऐसी हो गई, स्ट्रेट तो होगी भी नहीं, कर्व ही होगी। एक सेकंड बस, ठीक है। अब ये ना देखने में लग नहीं रहा कि लाइन बैंड होती है। जनरली जनरली बच्चे गलतियां करते हैं, उनको लगता है अरे ये तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है और ये तो कहीं बैंड बैंड नहीं कर रही। हाउ विल यू चेक, सुन लीजिए जरा गौर से। आपने गलती से भी अपने अंदाजा से नहीं करना, आपने स्केल लगा के चेक करना, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स तो भी हमने लिए ना, वहाँ कोऑर्डिनेट्स तो नहीं होंगे ना आपको, 10 30 20 कुछ भी गिवन होगा, सिर्फ लाइन गिवन होगी। मतलब इन शॉर्ट आपको ये रीडिंग वहां पर गिवन नहीं होगी, ये मैं रेस कर देता हूँ, और सिर्फ ये लाइन गिवन होगी। और क्या पूछेंगे आपसे, मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कि आप इस स्प्रिंग की लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मार्क करते हैं। बेटा गौर से देखते हैं अगर, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर द लाइन मैचेस द स्प्रिंग, जहां मैंने ब्लू लाइन डबल ड्रॉ किया है ना। तो दिस पॉइंट, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, इज नोन एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द स्प्रिंग। ये वो पॉइंट है लास्ट वाला, जो मेरे स्प्रिंग का क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब सुन लीजिए इसका मतलब, बिफोर दिस पॉइंट द स्प्रिंग ओबेड द हुक्स लॉ, but after the limit of proportionality the line is not straight, means the load and the end extension are not directly proportional to each other। सही है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, it will be easier to extend the spring after the limit of proportionality। पहले गौर से देखें, 10 न्यूटन के लोड पे आपको एक्सटेंशन कितनी मिल रही थी, तकरीबन 30 सेंटीमीटर की। ऐसे क्या आपने कहा भाई 10 न्यूटन के लोड है मेरे पास, कौन सा लोड है, 10 न्यूटन का लोड है 30, 20 पे 60, और अब 10 न्यूटन पे कितनी मिली है, अब मिली है पूरी 60। 90 से 150 पे चले गया स्प्रिंग, तो इजियर टू एक्सटेंड हो गया, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद स्ट्रेट लाइन ओबे नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो इट मींस हुक्स लॉ भी ओबे नहीं हो रहा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली होती क्या है, इट इज बेसिकली द इलास्टिक लिमिट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट में जो भी आप यूज कर रहे हो, स्प्रिंग हो, कोई पोनी हो, कोई और चीज हो, कोई रोप हो, कुछ भी चीज हो, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज आल्सो कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ गई है। अच्छा जी, अब पढ़िए हमने क्या लिखा है इसके बारे में। कह रहे हैं ये वाली बात, the spring will not obey the Hooke's law after the limit elastic limit। Number 2,
लोड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमने यहाँ ये बारी बात 2 बार ली थी, गलती में आ गई है। इट विल बी इजियर टू एक्सटेंड द स्प्रिंग, क्यों है आपको बता ही दिया कि सिर्फ 10 न्यूटन के लोड पे 60 सेंटीमीटर की लेंथ मिल गई, पहले सिर्फ 10 मिल रही थी। मोर लेंथ विल बी ऑब्जर्व, जाहिर सी बात है सिर्फ 10 न्यूटन में ज्यादा लेंथ मिल गई है। दिस इज ऑल अबाउट द हुक्स लॉ। और आपका डिफॉर्मेशन, ये आपका मार्क जो हमारे 6 to 7 मार्क्स तक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये वाला पार्ट यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, अब किसी को क्या समझ में नहीं आया? सब बच्चे, all of you people, if you really need to ask something you can ask me right now. Aliza, Fariha, Hamza, Fawahid, Vania, सब बच्चे बेटा, if you need to ask something you can ask me right away बेटा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, if you are able to Sir, understand this it topic, हाँ बोलो sir, बच्चे। it would remain extended after the limit of proportionality from the original length. It will remain, yeah, yes obviously, indeed बेटा, लाजमी तौर पर। ठीक है, ये नोट्स आपके पास आ गए, टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी आपके पास आ जाएंगे, और हम कुछ खुद भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल वाले दिन में। अभी मुझे बताएं इंशाल्लाह, हम आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ संडे वाली चीज हमने पढ़ी थी वो भी पढ़ेंगे, और आगे मजीद आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड, एक मिनट, हम तो भाई क्या कह रहे हैं आप, तो भाई क्या कह रहे हैं आप, आपकी बात हमें समझ में नहीं आई, एक मिनट, लेट मी रीड इट थॉरली। हम एक मिनट रुको बेटा। Limit of proportionality is the point where the spring would not follow the hook law and its elastic limit would reach. Yeah, exactly बेटा, absolutely right, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा, मजीद आगे बढ़ रहे हैं अब हम, and that is all about the and that is all about the limit turning effect of forces। हमने से कुछ क्वेश्चन भी किए थे, आप सबको अच्छा खासा याद होना चाहिए। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज द इलास्टिक, सॉरी, इज द पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? व्हेन द ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड द फिक्स पॉइंट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही फिक्स पॉइंट में इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर दे। सुनने में अजीब लग रहा है ना, ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल हमने इसकी आपको दे रखी है, डोर की और फलक्रम की, पिवट, हमारा हिंज्ड डोर जो होता है, कुछ इस तरह की पोजीशन कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस वाले कॉर्नर पे, और फोर्स अप्लाई करने से ऐसे डिस्टेंस कवर होता है, और पूरा डोर आप पे खुल के ऐसा वर्टिकल जाता है। ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है, तो इससे हम कहते हैं कि कौन सा डिस्टेंस कवर किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, हिंज्ड शेप जो है हमारी है। तो टर्निंग इफेक्ट बहुत जल्दी पढ़ेंगे आसान से। Turning effect forces is also denoted by the term torque, and it can also be said as the moment of a force. ठीक है, it can also be called as the moment of the force। यहाँ तक सब कुछ करने के बाद हम समझते हैं इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी दी हुई हैं बेटा, समझने भी आसान है, डिपेंड करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। पिवट क्या है? दैट इज द सपोर्ट, कि जो भी सपोर्ट इसके पास है, जो भी सपोर्ट इसके पास है, वहां के अगेंस्ट ऐसे रोटेट करेगा, अगर यहाँ सपोर्ट है तो। ठीक है, और अगर यहाँ सपोर्ट है तो ऐसे रोटेट होगा। ठीक, अगर यहाँ सपोर्ट है ऐसी किसी चीज की और उसको रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा? ऐसे रोटेट करेगा। तो अबाउट द पिवट इसलिए कहते हैं, अबाउट द पिवट। ठीक है, सही होगी बात? तो दैट इज व्हाई वी से अबाउट द पिवट। यहाँ भी लिखा होगा, बहुत जगह भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। दिस कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट। आप उसको पिवट, हिंज या फुलक्रम तीनों बातें कह सकते हैं। ये जो मैंने सपोर्ट बनाई है, ये पिवट, हिंज या फुलक्रम तीनों बातें कहलाती हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, ओपनिंग अ हिंज डोर, पैडलिंग ऑन अ बाइसाइकिल, ओपनिंग ऑफ अ बॉटल कैप, टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील, ये सब एग्जांपल्स इसी में आती हैं, कोई नई बात नहीं होती। मैंने आपको इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाई थी, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं इंशाल्लाह, यूट्यूब के पर वीडियो भी इसकी
आ जाएगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर रिपीट करना है तो मुझे बता दो प्लीज, कर दे रिपीट। चलो भाई, आपसे सॉल्व करवाते हैं हल्के क्वेश्चन एक, ठीक है। क्या करेंगे आपसे, आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गए लास्ट पेज पर, ताकि सारा कॉन्सेप्ट ना बड़ा अच्छे से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। आई हैव अ वुडन प्लैंक। मेरे पास ये वुडन प्लैंक के नीचे सिर्फ एक सपोर्ट है। क्या बोलते हैं सपोर्ट को हम, पिवट। ठीक है, पी लिख रहा हूँ, पिवट कहें, हिंज कहें, फलक्रम कहें। आई हैव अ बॉक्स हियर which is at a distance of 2 मीटर फ्रॉम द पिवट। आपका कोई भी डिस्टेंस होगा हमेशा पिवट से होगा, पिवट के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, आपका कोई भी डिस्टेंस कहाँ से होगा, हमेशा पिवट से। पिवट के बगैर कोई भी डिस्टेंस आपका नहीं होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक छोटा बॉक्स और रख दिया। सही है, और बल्कि ऊपर नहीं, साथ में कुछ यहाँ पर। और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर बॉक्स फ्रॉम पिवट इज 1 मीटर। ठीक है, और इसका जो मास है ना, मास कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, 5 kg है। बल्कि 50 कर दें, थोड़ा मुश्किल में आता है क्वेश्चन। तो ये कितना, 50 kg। सही है, और मेरे पास यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं। कितने, 3 बॉक्सेस। ये है 2 kg का, और एक सेंटर में है, वो है 1 kg, और एक यहाँ पर है, और वो है 0.5 kg। ठीक है भाई, कितना, कितने, 0.5 kg। एक मिनट, ठीक है भाई। अच्छा, डिस्टेंस इज 1 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर। सबके डिस्टेंस याद रखिएगा हमेशा, कभी भी आप लेंगे पिवट के सेंटर से, पिवट से लेके सेंटर ऑफ मास तक। जैसे इसके जब सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ तक। सही है, सेंटर ऑफ मास आपको ऑलरेडी पता ही है, ऑलरेडी देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे उसको। तो बेटा ये क्वेश्चन आज के पास आया, एंड व्हाट आर दे आस्किंग, हाउ मेनी बॉक्सेस डू वी हैव 1 2 3 4 5। वी हैव 5 मल्टीपल बॉक्सेस, है ना। और जो फिफ्थ वाले का मास है ना, वो कह रहे हैं वो है P किलोग्राम। और सब एक लाइन लिखिए, कैलकुलेट P। ठीक है, और आंसर में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है किलोग्राम, और आपके पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा, कम से कम भी 4 से 5 मार्क्स का, हम 4 मार्क्स ले रहे हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसका क्वेश्चन है, पिवट का क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या अप्लाई होना है, इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई होना है। क्या अप्लाई होना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। आए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ाते हैं पहले आपको, ताकि साथ साथ पूरी कॉन्वर्सेशन इसकी क्लियर हो, और सब क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये लिखा, ठीक है, क्या है, फॉर अ सिस्टम टू बी बैलेंस, बैलेंस हो या इक्विलिब्रियम हो, बैलेंस मतलब उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं हो, रेस्ट पर हो। ठीक है, फॉर अ सिस्टम टू बी बैलेंस the sum of the clockwise movements must be equal to the sum of the anti-clockwise movements। कि आपकी सारी की सारी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स फ्रॉम द पिवट मस्ट बी सेम टू कीप इट इन बैलेंस। ये बात किसने बोली हमें, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ने बताई। तो ये बात यहाँ इधर अप्लाई होगी आपके एग्जाम्पल पे इधर। सही है, क्या कहा मैंने, सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब जरा मार्क करते हैं कि क्लॉकवाइज फोर्सेस कौन कौन सी हैं। यहाँ फोर्स एक भी गिवन नहीं है,
यहाँ सिर्फ क्या गिवन है, मुझे मास गिवन है, और से देखा आपने, फोर्स गिवन नहीं है। सो मुझे इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करके 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे ही, जीरो और इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ताकि सबका मुझे वेट मतलब के फोर्स मिल जाए। ये W3, W2, W1 और W4 मिल जाए। क्या करेंगे उसके लिए हम, W4 के लिए क्या करने वाले हैं, वही मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय दी, कितना डिस्टेंस करना है, ग्रेविटी 9.8, ताकि मुझे सबके वेट मिल जाए। सही है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में मास रखने का कुछ है ही नहीं। क्या कह रहे हैं, एट द एंड फिर वेट में कन्वर्ट करना, फिर वो आता है ना, भी आपको बात है, अभी इतना आगे नहीं पहुंचेंगे। तो हमने कहा क्योंकि ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि फॉर सिस्टम टू बी बैलेंस, सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। मोमेंट्स ऑफ अ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट्स का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, फ्रॉम द पिवट, पिवट से स्टार्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी है, तो पहले चेक करें कि ये अगर मेरा सेंटर है पिवट, मतलब भले वो सेंटर में ना भी हो, आप उसको कंसीडर करें सेंटर आपकी घड़ी का, तो बेटा ये इसका डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स होगी, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो हाँ राइट साइड से घड़ी नीचे बिल्कुल आती है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। ऐसे ये भी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड्स और ये भी डाउनवर्ड्स और ये भी डाउनवर्ड जाएगा, तो बेटा ये भी क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये 4 वाला यहाँ से इधर से नीचे जाएगा, तो घड़ी लेफ्ट साइड से कभी नीचे नहीं आती, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली 5 वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है। 5 वाले को भी हम कन्वर्ट कर लें या नहीं कर लें, हम पे डिपेंड करता है, अभी उसके बारे में बात करते हैं। सही है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज क्या कहते हैं, सम ऑफ, सम के लिए मैं ये सिंबल लगा रहा हूँ टोटल का, सम ऑफ ऑल द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब के सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, क्लॉकवाइज में कौन कौन सी है हमारे पास, मैच कर लेते हैं भाई, इनको मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 4.9, F1 into D1 plus F2 into D2 plus F3 into D3 is equals to, एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास आ गई F4 into D4 plus F5 into डिस्टेंस 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड से बात है। F1 कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, मतलब के 19.6 न्यूटन वेट आ गया, और डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट है उसका 5 मीटर। सही है भाई, F2 9.8 को मल्टीप्लाई कर 9.8 आ गया, और डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट उसका है 3 मीटर्स। F3 का है कितना, 4.9 न्यूटन वेट, और डिस्टेंस है उसका 1 मीटर। F4 का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और उसका वेट है 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 490 न्यूटन वेट है इसका। और हमारे पास F5 जो हमें पता ही नहीं है, उसको हम रखेंगे सिर्फ F अभी, और डिस्टेंस उसका फ्रॉम द पिवट है 2 मीटर्स। सही है, स्लोली ग्रेजुअली विंस द रेस, बड़े ध्यान से पांचों फोर्सेस रख लिए मैंने, खुद जानबूझ के तरह फोर्सेस लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 19.6 मल्टीप्लाई बाय 5, 98, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 29.4, ठीक है भाई, सब हो गया मल्टीप्लाई, इजी हो गया। आप सिंप्लीफाई करते हैं, पहले फोर्स निकालेंगे फिर कन्वर्ट कर लेंगे वेट निकालने के लिए। 98 प्लस 29.4 प्लस 4.9, व्हाट डू वी गेट, 132.3।
-490 इज इक्वल टू 12। अब परेशान नहीं हो ना कि माइनस माइनस क्यों हो रहा है, इसकी वजह है बताता हूँ अभी। 132.3 माइनस 490 मैंने खुद डायरेक्टली वैल्यू लिया, माइनस 357.7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू f, 2 डिवाइड में लेके आ गए, आंसर डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, माइनस के 178.85, माइनस का 178.85 इज इक्वल टू दी फोर्स या वेट, है ना, ये मुझे फोर्स मिल गई या मुझे वेट मिल गया, दो चाहे कह लो। ये नेगेटिव साइन है बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। मतलब अगर ये जो मिसिंग फोर्स हमने निकाल लिया, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज थी, मिसिंग फोर्स मेरी क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी ना, नीचे आ रही थी ना, इधर से नीचे आई थी। अब मेरा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वो नीचे नहीं आएगी, पर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। समझे मेरी बात, क्या बोला मैंने? Negative sign indicates the force in the opposite direction। मतलब वो कहाँ जा रही होगी, अगर नीचे आई तो कहाँ जाएगी, ऊपर जा रही होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, वेट मिल गया। अच्छा जाहिर सी वेट की तो फिर हमें नेगेटिव आई गया, डायरेक्शन में जरूरत नहीं है, तो वेट आपको मिल गया। हमें क्या निकालना था, पी निकालना था। क्या निकालना था, पी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू कितना है, 178.85। एम क्या था, पी। वेट ग्रेविटी क्या है, 9.8। 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाए क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड, कितना आ गया बेटा, 18.25। तो आप यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। 18.25 kg का जो है वो इस पर मास है, टू कीप इट बैलेंस। अच्छा भाई, ये काम किसको समझ में नहीं आया प्लीज पहले बता दो, खास तौर पर नेगेटिव डायरेक्शन वाली बात। ऑल 5 ऑफ यू, किसी को भी गड़बड़ लग रही तो मुझे बताइए। समझ में आ गया अच्छे से? बेटा Sir, how is it negative? बेटा अभी तो बताया, देखो फॉर एग्जांपल हमें तो अभी एग्जांपल लेना, हमें तो नहीं पता। एज पर द गिवन द कंडीशन, सुनना जरा गौर से बेटा, ये पिवट है, इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज कहाँ चाहिए, नीचे की तरफ, है ना। लेकिन वहां का जो मूवमेंट बन रहे हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड हमारे इस वाले के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट्स क्या है, मोर, किसके मुकाबले में, देन द एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट विल हैपन, जब यहाँ की मूवमेंट कम होंगी तो नीचे तो नहीं आएगा, कहाँ जाएगा फिर बेटा, ऊपर जाएगा। और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा हमें। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड ही अप्लाई हो रही है। अभी मेरा आंसर कैसा आया बेटा, पॉजिटिव नहीं आया, कैसा आया बेटा, नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पा रहा, बल्कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स अप्लाई हो रहा है। Why is it making sense to you right now? ठीक है, क्लियर हो गया? चला जी, अब अगर ये समझ में आ गया बेटे, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द सेंटर ऑफ द मास। और उससे पहले इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो बहुत ही आसान सा है बेटा। नेगेटिव का मतलब यही है, हम जब बेटा वेट लिखेंगे ना, मतलब फोर्स जब लिखेंगे तो उससे हमें ये इंडिकेशन आएगी कि ये जो पिवट है ये बैलेंस लेफ्ट साइड से नेगेटिव 18.7 कितना 170 कितना आ था, कितनी फोर्स है इस पर, 178.85 मीटर की जो फोर्स है ना, वो अपवर्ड अप्लाई हो रही है। तो इसका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, मतलब इट विल नॉट बैलेंस, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की तरफ लीन कर रहा है। ठीक है, मतलब इसकी राइट साइड नीचे की तरफ जा रही है, ये साइड नीचे की तरफ आ रही है इसकी, तो साइड, दिस साइड इज कमिंग डाउन, ये ऐसे हो जाएगा। समझ गए बात को?
इसका मतलब ये है कि अपनी एक्चुअल पोजीशन से इतना ऊपर चला जाएगा, इसीलिए वो नेगेटिव आंसर शो कर रहा है बेटे। सही है। So sir, अगर that force पॉजिटिव is होता not तो इसका acting down, so that force is acting up, so we show negative. यस एब्सोल्युटली। देखो ना एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन थी इट शुड हैव कम डाउन, बट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मूवमेंट बहुत कम है और ये ऊपर जा रही है, तो मेरा प्लैंक कैसे बैलेंस हो रहा है, ऐसे बैलेंस हो रहा है। यहाँ की मूवमेंट्स ज्यादा है और यहाँ की मूवमेंट्स कम है, इसलिए ऊपर। सही है। Yes sir, understood. मैंने खुद थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट लिया बेटा ताकि बेसिक चीजें कवर हो जाए, कंप्लीटली मुश्किल ना हो। मजीद आगे आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इंतहाई आसान। मींस द ऑब्जेक्ट कीप्स डूइंग व्हाटएवर इट्स डूइंग, उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से वो जो चाहे करती रहे। अगर ऑब्जेक्ट टर्न हो रही है, जिंदगी भर टर्न होती रहेगी। कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जिंदगी भर स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। कोई स्टेशनरी है तो हमेशा स्टेशनरी रहेगी, जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या बीच में सन है और सोलर सिस्टम के पूरे 8 के 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन ऐसे रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब all of these are going at the same speed, that is why they are said to be the that is why they are said to be the in which position, in the equilibrium। इक्विलिब्रियम में किसी भी ऑब्जेक्ट के होने के लिए, अब सही है, अब सही है बेटा। मैं कह रहा था जैसे if for example if the earth is at the center, is my voice clear? आवाज अभी भी लैग कर रही है? ओके इट्स क्लियर, ऑल राइट। तो बेटा मैं कह रहा था फॉर एग्जांपल इफ द अर्थ इज एट द सेंटर और हम सर्कुलर पाथ में, हमारे पास ऐसे पाथ हो, रास्ता हमारा ऐसा, इसका मतलब क्या है, बीच में सन है और ये मेरा मरकरी, ये वेनस, ये अर्थ, ये मार्स, इन सब की स्पीड सेम है। ऑल ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम पाथ, मतलब कॉन्टिन्यूसली दे आर टर्निंग, तो द ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप और स्टार्ट टर्निंग। अगर टर्न कर रही है जिंदगी भर टर्न करती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में जा रही है जिंदगी भर हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाती रहेगी। दो चीजों का अप्लाई होना, देयर आर टू कंडीशन दैट मस्ट satisfy the object is in equilibrium। कौन कौन है, all the forces must be balanced, मतलब कोई resultant force नहीं होनी चाहिए, and the application of the principle of moments, the sum of the clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise moments। ये दो चीज अप्लाई कैसे हो रही है, देखो यहाँ कार पर भी हो रही है, कह रहे हैं बैलेंस फोर्सेस आएगा कैसे, air resistance or the thrust both have cancelled out each other and the car is moving with a constant speed, which is why it is said to be a balanced force, as there is no resultant force acting on the car because of thrust and the air resistance, both of them are in the opposite direction and the car has maintained a constant speed। All right, ऐसे ये भी बैलेंस मोमेंट्स हैं। क्यों, यहाँ डिस्टेंस डबल हो गया तो वेट कम हो गया हाफ, यहाँ वेट डबल हो गया तो डिस्टेंस हाफ हो गया, दैट इज व्हाई इट विल रिमेन बैलेंस। सही है, क्लियर हो गया, इजी है बिल्कुल। तो फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इक्विलिब्रियम इट मींस दे आर मस्ट फुलफिलिंग दीस टू कंडीशंस। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आती है दीस टू कंडीशंस। अच्छा डायनामिक बेटा कोई भी नहीं, देखो रोटेशन ऑफ अर्थ डायनामिक में आएगी, मूव कर रही है क्योंकि रुकी हुई तो नहीं है ना। और स्टैटिक में क्या आएगी, आपकी बुक जो टेबल पर रखी है, पानी का गिलास सामने टेबल पर रखा है, कभी मूव नहीं कर रहा, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं आता यार, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है। डायनामिक फ्रिक्शन हमारे पास वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। डायनामिक फ्रिक्शन हमारी फ्रिक्शन कम और ज्यादा होती है, डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, वो अलग चीज है, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन अलग होती है, वो इनर्शिया की वजह से होती है। इनर्शिया पढ़ाया था ना कि इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगा ऑब्जेक्ट को मोशन में आना या मूव करना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन अलग चीज होती है बेटा, ठीक है। यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ सकता है। डायनामिक में रोटेशन ऑफ द अर्थ
या रोटेशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। और स्टैटिक में एनीथिंग which is not moving, it is at continuous at rest, ठीक है, it is continuous at rest। ये हो गया, समझ में आ गई बात। सेंटर ऑफ मास इंतहाई आसान टॉपिक। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैंने आपको बताया भी था। द सेंटर ऑफ मास द पॉइंट where the mass of where the whole weight of the object acts, और वेट किस पर अप्लाई होता है, ग्रेविटी पर। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा होगा तो यार यू विल राइट इट एज center of gravity is the region where the mass experiences a force of attraction, ठीक है, towards the ground। हाँ बेटा, वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं चल जाता नहीं। फॉर ऑल द सिमेट्रिकल शेप्स, जैसे ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं, इनमें हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। wherever these two diagonals are coinciding, the point of coinciding of these two diagonals is said to be the center of mass of the regular shape objects। लेकिन प्रॉब्लम आती है जहां हमारे पास इरेगुलर ऐसी शेप की ऑब्जेक्ट होगी, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना हमारे पास क्या है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू टेक द प्रैक्टिकल विच इज फॉर द irregular shape lamina, मतलब irregular shape cardboard। we draw some holes at different edges। जैसे इसके different edges थे 1 2 3 4 5 6, इन 6 edges पे मैंने 6 holes किए और हर बार इसको नए होल से हैंग कर दिया, ठीक है। अपने पास मैंने लिया ऐसे हैंग कर दिया, इसको कैसे हैंग कर दिया, पहले 2 से हैंग किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, फिर मैंने कहा इसको अब 3 से लिया, ऐसे करके हैंग कर दिया, थोड़ा हिला जुला रेस्ट पे आ गया और 3 से ऐसे वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दी। अगर लाइन ड्रॉ करना मुश्किल लगेगा तो इसी पॉइंट से स्ट्रिंग हैंग करके एक वेट सस्पेंड कर देंगे, जिस तरफ वेट जा रहा होगा वहीं से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर वी आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसीजर। अब नंबर 4 वाले होल की बारी आ गई। नंबर 4 वाला ऐसे हिलेगा जुलेगा हिलेगा जुलेगा और ऐसे रुक जाएगा एक जगह पे। फिर वहां से भी हम ऐसे एक अपने स्ट्रिंग से एक वेट हैंग करेंगे, जहां वेट जा रहा होगा वहीं से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। When we are going to repeat the same procedure from different edges of the cardboard sheet, all of these are going to meet at a specific region, and that region is said to be the center of mass of the irregular shaped object, या फिर कार्डबोर्ड शीट या फिर प्लेन लेमिना। हाँ भाई, क्या पूछ रहे हो बेटा वाहिद बेटे। ये पूरा प्रोसीजर यहाँ बताया हुआ है बेटा, कोई नई चीज नहीं है, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं वाले, आज मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। वही प्रोसीजर आपको भी समझाया वो है, इसको एक बार पढ़ के देख लें, पढ़ लीजिए, शाबाश, जल्दी से पढ़ना। Sir, what does this mean that an object is stable when its center of mass lies above its base? समझाते हैं आपको, देखो कैन यू सी दिस शेप जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ना, बल्कि रुके आपको इसको अलग से पेपर पे समझाते हैं, जरा रुकिए, जरा गौर से देखिएगा बेटा। ये मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ऐसे स्टेबल हो जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग दैट आई गेट द स्टेबिलिटी ऑफ माय ऑब्जेक्ट एट दिस बेस। क्या पॉसिबल होगा कि इस बेस पे स्टेबल हो सकती है? नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादा मैसिव पार्ट जो कि साइज में भी बड़ा है, डायमेंशंस में भी बड़ा है और उसका मास भी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, इट इज नॉट अबव द बेस। हैवी पार्ट कहाँ पर है? हैवी पार्ट है यहाँ जहां मैं स्टार्स बना रहा हूँ, दिस पार्ट इज मैसिव,
and it is not above the base, above the base ये नहीं है, तो क्या होगा, above the base तो नहीं है ना, you can see that easily, क्या नहीं है, तो what will happen, automatically ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इसकी बेस के कांटेक्ट पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, दो आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और नाउ आई कैन से कि अबव इट्स बेस इसका हैवी पार्ट आ गया, ठीक हो गया। नाउ आई कैन से दैट, यहाँ तक कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई है तो बताएं, मोबाइल बेटा ये बात समझ में आई है? यस सर। गुड, तो इसीलिए वहां लिखा है द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी अबव द बेस इन ऑर्डर टू मेक द एनी ऑब्जेक्ट स्टेबल। अब अगर मैं इसमें ये कॉर्नर पर एक होल कर देता हूँ बेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ जहां मैं एक डॉट लगा के ना ऊपर कॉर्नर पे कर रहा हूँ और मैं उसको हैंग करता हूँ इस पॉइंट से ही, तो क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्यों, द हैवीएस्ट पार्ट इज डाउन देयर, है ना, तो हैवीएस्ट पार्ट कहाँ आ जाएगा, था कैसा ऑब्जेक्ट, थी कैसी, ऐसी, इनफैक्ट ऐसी, है ना, ऐसी ऑब्जेक्ट थी, लेकिन जब व्हेन आई हैव ड्रॉन अ होल एट इट्स टॉप राइट, फॉर एग्जांपल कहाँ पर, राइट हियर, यहाँ पे मैं इसका होल करके इसको हैंग करता हूँ, तो हैंग करते ही क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा ये और यूं होगा हैंग, ये रीजन, वजह क्या है, बिकॉज द मैसिव पार्ट इज जस्ट बिलो इट्स होल, दैट इज व्हाई इट हैज, that is why it has moved to the right side, it has rotated to the right side in order to bring the massive part above its base, ठीक है, the massive part above its base, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, यहां तक क्या समझ में नहीं आया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अभी, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, सो वी आर मूविंग अप अगेन, जैसे ये दो थी हमारे पास चीजें, अब गौर से देखो, we have two different faces, one of them when this board is vertical, हाँ बेस दैट सी बात है, सब्जेक्ट के नीचे ही होगी ना, this is vertical and here it is horizontal, लेट सपोज मैं इस वर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ अपने पास यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और मैंने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास भी मैं खुद ही लोकेट कर लूंगा, कैसे लोकेट करते हैं, बाय ड्रॉइंग टू डायगोनल्स, ये इसका सेंटर ऑफ मास मुझे मिल गया, दो डायगोनल ड्रॉ करके, ठीक है। अब क्या हुआ, जब थोड़ा जमीन हिली जुली तो ये गिर गया, फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिटा के रख दिया, ऐसे लिटा के रख दिया, ऐसे, नाउ व्हाट अबाउट इट, अब आप जरा गौर से स्केल देखिएगा मेरा, इफ आई मेजर द हाइट of the center of mass is 1.5 exactly, है ना, कितनी आ रही है मेरी लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर, और अगर यही मैं हाइट मेजर करता हूँ अपने इस बॉक्स की, तो ये मेरा जीरो, और मेजर करते हैं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ तक, which is exactly maximum of 0.9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, 0.9 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हुई, when the height is decreased, when the height decreases, so what do we observe, when the height decreases, what do we observe, the stability increases, एक और वजह भी है, पहले बेस एरिया ऑलमोस्ट, अगर मैं जीरो से मेजर करता हूँ, जीरो पे लगाया, इट इज कमिंग एट ऑलमोस्ट 1.567, तकरीबन तकरीबन 1.7 सेंटीमीटर की बेस है इसकी, क्या है, द बेस इज ऑफ 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ जब हम नीचे ले आते हैं बेटा, तो यहाँ बेस कितनी चेक करते हैं, अभी ये जीरो आ गया मेरा, जीरो से मेजर किया ऑलमोस्ट 2.9 सेंटीमीटर, यहाँ बेस भी बढ़ गई, सो रिमेंबर दैट in order to increase the stability,
In order to increase the stability, we need larger base area and low center of mass. Center of mass क्या होना चाहिए? Closer to the ground. Exactly, मुवाहिद, absolutely right बेटे, हमने इसीलिए आपको सब ये बात बताई. तो इसको जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया तो देखो ये भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉटम, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये ऑटोमेटिक टॉपल ओवर हो जाएगा क्योंकि इसकी ये पार्ट बेस है, गिर जाएगा. गिर गया तो ऐसा हो गया. अब इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल क्लोजर टू द ग्राउंड हो गया. सो इन ऑर्डर टू make or in order to increase the stability of any object, what we are required to do? We are required to lower its center of mass and we are required the wider base area. सब बच्चों को समझ में आ गया? कंफ्यूजन क्लियर हो गई? इसके क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और मोमेंटम करेंगे विद इट्स केसेस. मैंने मोमेंटम के केसेस बना रखे ऑलरेडी, ये एक, ये दो और ये तीन. इंशाल्लाह कल आपको मोमेंटम भी पढ़ाएंगे और ये सारी चीजों के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, भले ही हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ जाए. जैसे आज हमने 1 घंटा